नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, किस तरीके से विपक्ष के कटाक्ष का, विपक्ष के हमले का सामना सत्ता पक्ष को करना पड़ रहा है और किस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है और किस तरीके से गठबंधन की सरकार आगे चल रही है। इन तमाम चीजों को संजोकर हम सियासी गलियारा आपके सामने लेकर आते हैं। तो अगले आधे घंटे तक रहिए हमारे साथ और जानिए प्रदेश का सियासी हाल क्या है। सियासी गलियारे में सबसे पहली रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं, वो जुड़ी हुई है एसआईटी की रिपोर्ट से। तथाकथित शराब घोटाले और उसके साथ साथ जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया था। 2 महीने से ज्यादा वक्त इस एसआईटी ने लिया और अब इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है सरकार को। अब इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई हैं कि इसमें पॉलिटिकल संरक्षण की भी बात है और नेग्लिजेंस की भी बात इसमें सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एसआईटी की रिपोर्ट, उसका अध्ययन करने के बाद गृह सचिव जब गृह मंत्री को बताएंगे तो किस तरीके का एक्शन इसमें लिया जाएगा, या फिर एसईटी का जब गठन हुआ था और उसकी जब रिपोर्ट सामने आई थी उस पूरे मामले को लेकर के अभी तक फाइल ठंडे बस्ते में ही है, क्या उसका हश्र भी ऐसा ही होगा? ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और ये भी देखिए विपक्ष कैसे हमलावर है एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर। हरियाणा में वो वक्त कोई भूल नहीं सकता जब जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। एक तरफ देश कोरोना से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ हरियाणा में जहरीली शराब पीने से एक के बाद एक लोगों की मौत हो रही थी। सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद में लगातार मौत की खबरें सामने आ रही थी। मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मसले पर सरकार ने संज्ञान लिया और 8 नवंबर 2020 को एसआईटी का गठन किया गया था। इस एसआईटी की अध्यक्षता आईपीएस श्रीकांत यादव कर रहे थे और एसआईटी ने 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंपी। एसआईटी ने 270 पेज की रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी है। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले खुलासे हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरियाणा से दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। इससे राज्य सरकार को अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए भी सख्ती से काम नहीं हो रहा। दरअसल अक्टूबर-नवंबर में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों के मरने के मामले में गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर यह एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने जहरीली शराब से मारे गए लोगों को लेकर भी अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर ही कुछ लोगों ने लालच में घटिया शराब बनाई जो जहरीली साबित हुई और कई लोगों की जान गई। लेकिन इन सबसे बड़ा और सोचने वाला जो मसला है वो ये कि एसआईटी ने अवैध शराब बिक्री में बड़े राजनीतिक संरक्षण का भी जिक्र किया है। यानी कि जो लोग शराब बना रहे थे उनके ताल्लुकात राजनेताओं से भी हो सकते हैं और अगर ये सच हुआ तो क्या उन नेताओं के नाम सामने आएंगे या फिर ये मसला एक बार फिर से दबेगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि अनिल विज जहरीली शराब के मसले पर पहले से ही संजीदा हैं। वो तो 6 नवंबर 2020 को विधानसभा में भी कह चुके हैं कि बख्शा कोई नहीं जाएगा और मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बख्शता नहीं हूं। अगर कोई घटना हो जाए मैं सोते सोते भी उठ जाता हूं और कार्रवाई करता हूं। मैं समाचार पत्रों में कटिंगों पर कार्रवाई करता हूं, टेलीविजन पर खबर आने वाली खबरों पर कार्रवाई करता हूं। एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद गृह मंत्री क्या कार्रवाई करेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सभी जानते हैं कि एसआईटी से पहले एसईटी भी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप चुकी है। करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में इसे लेकर तकरार जरूर पैदा हो गई थी। यकीन नहीं होता तो भूतकाल में कदम रखिए और 7 अगस्त 2020 को याद कीजिए, जब एक तरफ गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर आईएएस शेखर विधि और आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ
कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन आईएएस शेखर विद्यार्थी का नाम आने पर दुष्यंत चौटाला उनके पक्ष में उतर आए थे। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एसआईटी की जांच पर भी सवाल तक उठा दिए थे। एससीटी ने शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। हाँ जी, ईटीसी के खिलाफ। जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन, कोई किसी भी प्रकार का हो, वो सब बंद कर दिए जाएं। लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ईटीसी होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा। शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा। होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं। पुरानी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो एसआईटी की आई इस रिपोर्ट ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है, और इस मौके को कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भुनाया भी बखूबी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। जहरीली शराब मौत के मामले में सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट में साफ हुआ है कि अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा के अंदर गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। जहरीली शराब के मामले में जो एसआईटी गठित हुई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि अवैध रूप का जो धंधा है शराब का, वो जोर शोर से जो है चल रहा है, और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। और प्रदेश के अंदर हमने सबने देखा कि किस तरह से 50 लोगों की जो है अवैध जो रूप से जो शराब जो बनाई जाती है, वो उसके कारण जो है उनकी मौत हुई है। तो सरकार कम से कम जो है आखिरकार हमें जवाब दे कि इसका जिम्मेदार कौन है। राजनीति की दो रवायत हमेशा से रही है, एक किसी मसले की जांच के लिए कमेटी का गठन करना, और दूसरा कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल देना। और हरियाणा में हुआ तथाकथित शराब घोटाला कमोबेश इसकी ही एक बानगी पेश करता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में इस समय एसआईटी, शराब घोटाला, इन तमाम चीजों से इतर एक और मसला है। वो मसला है एक ऐसे प्रस्ताव का जिसकी इच्छा कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने की वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव, उसके कुछ मायने हैं अभी के राजनीतिक समीकरण को, अभी के हरियाणा विधानसभा के समीकरण को अगर समझे तो बहुत ही दिलचस्प है कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ जाए, क्योंकि सरकार विश्वास खो चुकी है। जरा उनके बयानों को सुनिए और उसके साथ साथ समीकरणों को भी समझिए। हमने राज्यपाल जी को पत्र लिखकर निवेदन किया कि तुरंत जो है असेंबली का सेशन बुलाया जाए, ताकि हम अविश्वास पत्र सरकार के खिलाफ लेके आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये दावा फेल होता नजर आ रहा है। उनके अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी बेकार होने वाली है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का समीकरण बदल चुका है। अब हरियाणा विधानसभा 90 विधानसभा सीटों की नहीं बल्कि 88 सीटों की हो गई है। इसके पीछे की वजह है एलनाबाद और कालका सीट का खाली हो जाना। किसानों के समर्थन में एलनाबाद सीट से विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो वहीं कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को अदालत से दोषी करार देने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। यानी अब हरियाणा विधानसभा का जादुई आंकड़ा 45 हो गया है, और इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियों को झटका लगा है। दरअसल सरकार के पास अभी 55 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं दिख रहा। अभी के समीकरण को देखें तो साफ है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हरियाणा बीजेपी सरकार सेफ जोन में पहुंच गई है। हुड्डा अपने विधायकों के बूते अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वो सरकार को नहीं हिला सकेंगे। लेकिन हाँ, उनके लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से सिर्फ इतना पता जरूर चल जाएगा
कि 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की असली सोच क्या है। दरअसल हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में अब ऐलनाबाद और कालका 2 सीटें खाली हो गई हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला के अपनी सीट से इस्तीफा देने की वजह से ये सीट खाली हुई, जबकि इनेलो छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा मिलने के चलते स्पीकर ने कालका सीट को खाली करार दिया। अब 88 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 46 की बजाय 45 विधायकों की जरूरत है। स्पीकर के वोट को अगर छोड़ भी दिया जाए तो बीजेपी को सिर्फ 44 विधायक दिखाने हैं। लेकिन एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद पर अड़े हैं। इसके लिए वो राज्यपाल से मिलने का कई बार समय मांग चुके हैं। हुड्डा को लगता है कि 3 कृषि कानूनों को लागू करने के बाद सरकार विधायकों का समर्थन खो चुकी है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार लोगों का और विधायकों का जो है विश्वास खो चुकी है। आप देख रहे हैं रोज जो विधायक इनके समर्थन में थे वो बाहर आ रहे हैं और जो इनके साथ हैं वो बाहर आगे बयान दे रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही। प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कोई विधायक नहीं चाहेगा कि सरकार को खतरा पैदा हो। ऐसे में कृषि कानूनों के विरोध में होने के बावजूद हुड्डा के लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगना इन विधायकों के लिए नामुमकिन के बराबर है। खैर, क्या होगा और क्या हो सकता है के बीच की ये लकीर यकीनन बेहद महीन है, लेकिन इसकी तासीर बहुत गहरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हम सब ये जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा 90 सीटों से बनी है, लेकिन मौजूदा दौर में 2 विधायकों की वजह से अब ये 88 सीटों की विधानसभा होकर रह गई है। इन 88 सीटों में जादुई आंकड़ा क्या है? जादुई आंकड़े से हमारा तात्पर्य है कि किस तरीके से सरकार सुरक्षित रहेगी, ये समझना भी जरूरी है। उसके साथ साथ हम आपको ये समीकरण भी बताना चाहते हैं कि हरियाणा में इस वक्त सत्ता पक्ष के पास कितनी वोटें हैं, कितनी सीटें हैं और किस तरीके से वो सुरक्षित हैं, क्योंकि सीटों के लिहाज से अगर हम देखें तो जादुई आंकड़े से कई आगे, बहुत ज्यादा आगे इस वक्त ये गठबंधन नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा में अब सीटों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, तो ऐलनाबाद सीट खाली हो गई। वहीं कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा होने के बाद से अब कालका विधानसभा की सीट भी खाली हो चुकी है। यानी कि अब हरियाणा में 90 नहीं बल्कि विधानसभा की 88 सीटें रह गई हैं। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ वोटिंग कराना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझने की जरूरत है कि हरियाणा विधानसभा के समीकरण क्या हैं और किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 88 सीटें हैं। 88 सीटों के हिसाब से जादुई आंकड़ा 45 बनता है। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 40, जेजेपी के 10, अदर पार्टियों के 7, कांग्रेस के 30, आईएनएलडी के 0 और एचएलपी के पास 1 सीट है। जी हां, विधानसभा में अभी 88 सीटें हैं और जादुई आंकड़ा 45 का है। खैर, हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश के पास बहुमत नहीं है। उनके विधायक सरकार से नाराज हैं, लेकिन ये प्रस्ताव अगर विधानसभा में आता है तो भी सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस ग्राफिक्स से सरकार की मौजूदा स्थिति को समझिए। बीजेपी के पास 40 और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। वहीं 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी सरकार को हासिल है। कुल मिलाकर
55 का आंकड़ा बनता है और जादुई आंकड़ा फिलहाल 45 है। इस लिहाज से सरकार सुरक्षित मानी जा सकती है। जी हां, सरकार सुरक्षित है और अगर हुड्डा प्रस्ताव लाते भी हैं तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में गठबंधन की सरकार जरूर है पर सरकार के पास बहुमत पूरा है और जिसके पास बहुमत होता है सत्ता उसी की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में 2 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं, एलनाबाद और कालका। इन 2 विधानसभा सीटों के खाली होने के बाद अब राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस इसी को लेकर एक विधायक दल की बैठक करने वाली है ताकि एलनाबाद और कालका चूंकि उसी के विधायक के पास थी, यानी कि कांग्रेस के पास ही ये सीट थी, लेकिन अब सदस्यता चूंकि रद्द हो गई है इसलिए ये सीट खाली हो गई। कांग्रेस चाहेगी कि कालका का सीट वो रीगेन कर पाए। एलनाबाद इंडियन नेशनल लोकदल का एक परंपरागत सीट भी रही है। अभय चौटाला लगातार जीतते भी रहे हैं और अभय चौटाला ने जिस मकसद से, जिस वजह से ये सीट खाली की है वो वजह भी एक फैक्टर के तौर पर काम कर सकता है। इसलिए इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का समीकरण क्या रहेगा, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसको लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई बैठक। बुधवार को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बजट सत्र से पहले बैठक में होगा मंथन। जी हां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई है। एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग समेत कई मुद्दों को मजबूती देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी विधायकों को एक छत के नीचे बुला लिया है। दरअसल इस बैठक में किसान आंदोलन, अविश्वास प्रस्ताव और प्रदेश के ताजा हालातों पर चर्चा की जाएगी और ये बैठक चंडीगढ़ में होगी। इसके अलावा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों, आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर के भी मंथन होगा। वहीं 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस इस बैठक में रणनीति बनाना शुरू कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल की है और एक बार फिर कांग्रेस दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए अभी से मंथन भी शुरू कर सकती है। वहीं इस दिन 3 फरवरी को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हर ब्लॉक में किसानों के समर्थन में शांति मार्च निकालने का ऐलान किया है, जो 5 फरवरी तक चलेंगे। लेकिन सबकी निगाहें बुधवार को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर होगी, क्योंकि यहीं से बजट सत्र समेत तमाम रणनीतियां क्लियर हो जाएंगी। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम पॉलिटिकल खबरें लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।